69,000 शिक्षकों की भर्तियां अभी 2 चरणों में अलग अलग उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र आप लोगों ने बांटे हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं बचा जो शिक्षक विहीन हो। लेकिन कई विद्यालय ऐसे तो होंगे जिनमें एक शिक्षक के सहारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब हम एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं, उत्कृष्टता की बात कर रहे हैं, जब उन्हें विषय अलग अलग पढ़ाए जाने चाहिए, तब एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय अगर चलेंगे तो हम उत्कृष्टता की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, हमने तो फुल स्टॉप की बात नहीं कही। हमने कहा कि अब आगे शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। मैंने आपसे क्या कहा, मुझे पूरी दुनिया में कहीं उदाहरण हो तो खोज के दे दीजिए। मैं इस मंच से पूछ रहा हूं, इस कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में नौकरियां जा रही थी, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के संचालित फैक्ट्रियों से लोगों की छटनी हुई, ऐसे समय में देश दुनिया भर की सरकारें केवल इस बात को चिंतित थी कि उनकी व्यवस्था चलती रहे, उनके कर्मचारियों को सैलरी मिलती रहे। और उस दौर में कोर्ट में नहीं चले गए होते बच्चे तो जून महीने में हमने डेट निकाला था काउंसलिंग का 3 जून का। उस दौर में जून महीने में हम 69,000 नौजवानों को नई नौकरी देने जा रहे थे। इस बात के लिए आपको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बधाई देनी चाहिए। मामला न्यायालय में गया, उसके कारण थोड़ी बाधा आई, लेकिन उसको हमने पूरा किया। मैंने क्या कहा कि हमको कौन सा उत्तर प्रदेश विरासत में मिला था जहां छत टपक रही थी? उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फर्श पर टाइल्स, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 2017 के बाद पहली बार हमने देखा है। ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमको जो मिला था उस परिस्थिति से निकलकर आज 50,000 स्कूलों का हम कायाकल्प कर चुके हैं। 33,000 स्कूलों में कायाकल्प की कार्यवाही चल रही है और हमारा टारगेट है कि मार्च 22 तक हम सारे स्कूलों का रूप बदल देंगे। तो उन परिस्थितियों में हमने काम करना शुरू किया था। मैंने कहा कि जो स्कूल बंद थे क्योंकि टीचर नहीं था, अब हम सभी स्कूलों तक टीचर पहुंचा पाए। कई हमारे स्कूल ऐसे भी हैं जहां 5 टीचर हैं, 7 टीचर हैं, 10 टीचर हैं। हम कितने तरह का सुधार कर रहे हैं। अभी हम कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ नगर और ग्रामीण का कैडर विभाजन था, नगर क्षेत्र में भर्ती बंद है। इस दिन नगर उल्टा है, नगर के स्कूलों में हमारे पास टीचर नहीं है, गांव के स्कूलों में ज्यादा टीचर हैं। हम ये डिवीजन खत्म कर रहे हैं और समर वेकेशन में अभी एडजस्टमेंट करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जहां ज्यादा शिक्षक हैं उनको निकाल करके शहरों में ला करके वहां की कमी पूरा करेंगे। हम इस तरह के जितने सारे बाधाएं थी, पुराने कानून थे जिसके कारण ये दिक्कतें थी, उसको दूर कर रहे हैं। अभी हमने ट्रांसफर किया है शिक्षकों के 54,000 एप्लीकेशन हमारे पास आए थे, उसमें से 26,000 लोगों का ट्रांसफर किया है, उनके इच्छित जगहों पर पहुंचाया है ताकि वो अपनी अनुकूल परिस्थितियों में जाकर काम कर सके। 21,000 सिंगल ट्रांसफर किया है और लगभग 5,000 म्यूचुअल ट्रांसफर किया है। और देश भर में पहला ऐसा राज्य होगा जिसने सैनिकों की पत्नियों को प्राथमिकता दी कि उनका मेरिट इंडेक्स कुछ भी होगा, सैनिक की पत्नी जिस जिले में जाना चाहती है वहां अनिवार्य रूप से ट्रांसफर करेंगे। और 100% किया है, 100% किया है तमाम सारे। मैंने कहा ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन हम लोगों ने किए हैं, कभी बहाना नहीं बनाया ये कैसे हो सकता। जो नियमावली बाधक बनी उस हर नियमावली को बदलने की स्वतंत्रता माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी और हमने बदला है। आने वाले दिनों में भी जो स्टूडेंट टीचर रेशियो जो औसत है राष्ट्रीय, भारत में जो आइडियल है वो कि प्राइमरी के लिए होना चाहिए 1 और 35 का, एक शिक्षक पर 1 और 30 का, एक शिक्षक पर 30 छात्र होने चाहिए। आज के डेट में हमारे इन प्रयासों के कारण किया है। अपर प्राइमरी में जहां 1 और 35 का होना चाहिए वहां अभी 1 और 53 है। वो इस कारण है कि सीधी भर्ती नहीं होती है अपर प्राइमरी में, प्रमोशन से लोग जाते हैं। प्रमोशन के मामले को कुछ लोगों ने कोर्ट में पहुंचा दिया, वहां सरकार का बस नहीं चलता है। जो मामला न्यायालय में, जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आएगा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम इंटरनल एडजस्टमेंट से कोशिश करते हैं कि अपर प्राइमरी भी कोई बंद ना रहे। हम ये कोशिशें कर रहे हैं और आगे भी जैसी जरूरत पड़ेगी आइडियल स्टूडेंट टीचर पीपल टीचर रेशियो को मेंटेन करने के लिए हम लोग जब आवश्यकता पड़ेगी शिक्षकों की भर्ती करेंगे। वो रास्ता हम बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप इसे शॉर्ट में क्यों खत्म कर रहे हैं? कोई प्लानिंग अगर है कि हम ऐसा करेंगे तो भर्तियां तो बता। क्या दुनिया की कोई सरकार अगला मैंने किसी देश, अब ये देखिए, अब आप भी अभ्यर्थियों की तरह बात मत करिए। मैं ये कह रहा हूं दुनिया की कोई सरकार कंटिन्यूअस प्रोसेस में भर्ती कर सकती। अभी 69,000 की भर्ती प्रक्रिया हमारी पूरी नहीं हुई जी। अभी उसमें जो एसटी क्लास के पद हैं वो रिक्त हैं। एससी के लोग कहते हैं उसमें हमारी भर्ती कर दीजिए, लेकिन हम नियमों के अनुसार ही जो आरक्षण के संवैधानिक नियम है उसी तरह से चल पाएंगे। अभी उसमें 1280 ऐसे लोग थे जिन्होंने, किसी ने माँ का नाम गलत लिखा था, किसी ने पिता का, किसी ने डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा था, किसी ने उसके वास्तविक अंक कम है ज्यादा भरा था, किसी के ज्यादा है कम भरे थे। कायदे से
एक झटके में सब निरस्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन हम लोगों ने सारे मामलों को मुख्यालय पर मंगाया, केस टू केस स्टडी की, उनमें से 500 से ज्यादा लोगों को उनका सुधार करके उनको भी नौकरी दी। अभी कर दें, वेतन न मिले तो क्या होगा? इस कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, अगर उसके पहले वेतन महीने की 5 तारीख को मिलते रहे होंगे तो कोरोना काल में 1 तारीख को मिला है, तो उसके लिए आपको इस सरकार की सराहना करनी चाहिए जी। और मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूं तथ्यात्मक रूप से कि किसी भी तरह की सरकार की मंशा किसी भी वर्ग के किसी भी सीट को ना करने की नहीं है। 69,000 जो शिक्षक भर्ती हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू की, उसमें माननीय अध्यक्ष जी अनारक्षित श्रेणी में, जिसमें सामान्य, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी के मेरिटोरियस छात्र जिसमें चयन पाते हैं, ऐसे 34,589 पद भरे गए। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 18,598 पदों पर नियुक्ति हुई। अनुसूचित जाति के अंतर्गत 14,459 पदों पर नियुक्ति हुई। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 1,354 पद थे। केवल 245 ही अनुसूचित जनजाति के जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे उन्होंने आवेदन किया था। उनमें से 24 की मेरिट ज्यादा थी तो अनारक्षित पद पर वो चयनित हो गए। इस तरह से 1,354 के सापेक्ष केवल 221 अभ्यर्थियों का अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में चयन हुआ। इस तरह से 1,133 पद रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी वह प्रक्रिया चल रही है। लगभग 1200 ऐसे अभ्यर्थियों का मामला आया था काउंसलिंग के बाद, जिनमें कुछ न कुछ अशुद्धियां थी। किसी के मां का नाम गलत था, किसी के पिता का नाम गलत था, किसी के डेट ऑफ बर्थ भरने में कठिनाई थी। ऐसी तमाम सारी अशुद्धियां थी। सामान्यतया ऐसे लोगों को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार की मंशा थी कि मेरिटोरियस स्टूडेंट किसी छोटी कमी के कारण चयन की सूची से बाहर ना जाए। इसलिए सारे मामले, जबकि ये जनपदवार सूची जारी हुई थी, सारे मामले हम लोगों ने मुख्यालय मंगाए, केस टू केस रूप से हमारे लिए मुश्किल था। हमने अपने न्याय विभाग को सुपुर्द किया है और उनका राय आने के बाद हम फाइनल करेंगे कि इस पूरी मेरिट सूची में से कितने लोगों का अभ्यर्थन निरस्त करना है। इसके बाद तब हम आंकड़े मंगाएंगे कि जनपदवार कितने पद अभी रिक्त रह गए हैं। पहले जो हमारा अधिनियम था 1994 का आरक्षण का, उसमें यह था कि हम एससी की कैटेगरी की सीट को एसटी से भरना चाहते हैं अगर, तो हमको 3 बार बैकलॉग की भर्ती करनी पड़ती थी। मैं माननीय सदस्य की उस बात से सहमत हूं कि बाद में इसमें संशोधन हुआ 2007 में, अब हम कर सकते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब तक वो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, जब तक रिक्त रह गए पदों की अधिकृत सूचना हमारे पास नहीं आती, तब तक हम किसी भी संवर्ग के पद पर दूसरे संवर्ग के लोगों की भर्ती संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी ने स्वतः स्वीकार किया कि 1133 पद रिक्त रह गए हैं अनुसूचित जनजाति का। उसके लिए अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के नहीं मिले, तो निश्चित रूप से वो शासनादेश जो 2007 का शासनादेश है कि अगर एससी के पद रिक्त रह जाएं तो एसटी के अगर हैं तो उससे भर लिया जाएगा, या एसटी के पद रिक्त रह जाएं तो एससी से भर लिया जाएगा। जब वो शासनादेश इस समय वर्तमान में कार्यरत है, उसको बदला भी नहीं गया, तो जब नहीं बदला गया है तो उस शासनादेश के अनुसार वो रिक्तियां रह नहीं जानी चाहिए थी। वो अनुसूचित जाति के छात्रों से, जो पात्र छात्र थे, उनसे भरी जानी चाहिए। तो ये मेरा है, और आप स्वीकार भी कर रहे हैं कि शासनादेश है, तो जब शासनादेश है उसको आपने रोका भी नहीं है। वो कह तो रहे क्या कि बात अनुसूचित जनजाति के संवर्ग के कितने पद फाइनली लिख रह गए हैं, वो आते ही कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त करके, अगर कार्मिक विभाग से अनुमति मिलती है तो हमको करने में कोई आपत्ति नहीं, हम करें।